गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे बेटा आप सब अच्छे हो? ध्यान रखा करो अपना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी उसको आगे प्रोसीड करेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम थी हम उनको कंसीडर करने लग रहे हैं। आप जो काम कर रहे हो काफ़ी अच्छा है, डाउट भेजने लग रहे हो, तो मैं उन डाउट्स को कंसीडर कर रहा हूँ। जिस जिस बच्चे के जो जो डाउट थे सबने सेंड कर रखे हैं, तो मैं उन डाउट्स को कंसीडर करने लग रहा हूँ बेटा। उसके बावजूद अगर कोई बाद में वीडियो देखे कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी जो हमारे कंसेप्ट है सबसे मेन है। क्लियर है? तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 था बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। मैं इससे क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कल हमने 15, 17 जितने भी थे जो प्रॉब्लम आई थी मैंने बता दी थी। अब मैं 30 को इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन है। क्लियर है? तो जिसके कारण टाइम ना वेस्ट हो मैंने पहले इसको कर दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या दिया है, हमें फॉर्मूला बनाना है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। ये पी पॉइंट का लाई करने लग रहा है। जो ये ए बी लाइन दिख रही है ना, ए बी लाइन के ऊपर लाई करने लग रहा है पी पॉइंट। ठीक है, कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे इस ए बी लाइन से। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है पूरी के ऊपर। कैसा है, पूरी ए बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है थ्रू। और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा। आई होप के लैम्बडा आपको अच्छे से समझ आता होगा। क्या 1 मीटर पे कितना चार्ज है, 5 कूलम। तो अगर मैं कहूं 10 मीटर लंबी है तो आप कह दोगे पूरी पे 50 कूलम है। ठीक है, जो भी है कंसर्न। तो हमें क्या दी है, एक वायर दी जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा है। ठीक है, हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट के ऊपर। क्लियर है? अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। क्या फॉर्मूला बनेगा इसके लिए? अब फॉर्मूला निकालने के लिए बेटा ये आपका कंसेप्ट ना पहले आपके सिलेबस में भी दे रखा था, पर अब है तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताएगा, और जब हम गोज लॉ पढ़ेंगे ना तो उस केस के अंदर ये चीज बिल्कुल ही सिंपल बन जाएगी। अभी मैं अब वैसे करवा रहा हूं, पर ध्यान रखना कि गोज लॉ के अंदर भी जब मैं करवाऊंगा ना तो उस केस में देखना 2 लाइनों के अंदर इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर है? चलो करते हैं स्टार्ट। हमें इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो P पॉइंट का हमने डिस्टेंस कितना माना, इस AB लाइन से परपेंडिकुलर ये कितना है, R है। कितना है, R। ये P पॉइंट कहां लाई कर रहा है इससे, ये यहाँ पे R डिस्टेंस पे। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कंसीडर किया ये लेंथ कितनी हो सकती है, बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, आपको पता है इस चीज का। तो उसने हमें क्या दे रखा है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। जब ये लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है तो उस केस में हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया। हमने क्या किया, इस पूरी लेंथ का एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया। उसके कारण हम क्या निकालेंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उसके बाद आपको पता है क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे थ्रू आउट द लेंथ। क्लियर है? कहने का मतलब क्या, पहले स्मॉल के कारण निकाल लेते हैं, फिर क्या कर देंगे, कैलकुलस का यूज कर लेंगे, निकल जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया इस पूरी लेंथ का, कितना, dx, जिसके ऊपर हमें पता पूरी लेंथ के ऊपर चार्ज कैसा है, ज्यादा है। अगर हम स्मॉल लेंथ की बात करेंगे, स्मॉल लेंथ कितनी कंसीडर की है, dx, तो चार्ज भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, dx लेंथ को कंसीडर किया। इस लेंथ का सेंटर क्या है, O है। इस लेंथ का सेंटर क्या है, O है। हमें पता है ना हम छोटी लेंथ को क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें उसको पॉइंट बनाना होता है। मैं बताया था मैंने आपको कि हमारे जो लॉज लगते हैं वो किसके ऊपर लगते हैं, पॉइंट के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं। तो हम क्या बनाते हैं, इसका स्मॉल लेंथ को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम इसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। हमने क्या किया, O से P के ऊपर, इस पूरी के ऊपर कौन सा चार्ज आपने कंसीडर किया है, पॉजिटिव। मर्जी आपकी, नेगेटिव करो तो डायरेक्शन नहीं हो जाएगी। पॉजिटिव करा है तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ये किसकी डायरेक्शन आ गई, फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ये किसकी डायरेक्शन आ गई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। पी पॉइंट के ऊपर किसके कारण आ गई, स्मॉल लेंथ के कारण। जहां क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। अब पॉजिटिव चार्ज था तो फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उस केस में हमारे पास क्या आ गई, फील्ड की डायरेक्शन। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्या ये पी पे कंप्लीट फील्ड है, ये स्मॉल फील्ड है? तो आप क्या बोलोगे, सर चार्ज भी हमने स्मॉल कंसीडर किया, तो इस पी पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो कैसी है, स्मॉल है। डीई मतलब स्मॉल फील्ड है, ना कि ई। ई मतलब कंप्लीट चार्ज के कारण फील्ड, और डीई मतलब सिर्फ स्मॉल चार्ज के कारण फील्ड। तो आप क्या बोले, सर ये तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल चार्ज के कारण है, तो फील्ड भी कितनी होगी, स्मॉल होगी। कितनी, डीई होगी। ठीक है, उसके बाद
अब सबसे पहले देखो हमने क्या कंसीडर किया है कि O से लेके C, O और C के बीच की दूरी है कितनी, O से लेके C के बीच की दूरी कितनी है x, ये दिख रही है x, क्लियर है। O से लेके C की पॉइंट की दूरी कितनी है x है। उसके बाद अगर मैं कहूं चार्ज बताओ, किसके ऊपर बताना हमें, चार्ज ऑन, सॉरी OC नहीं आएगा, ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, क्लियर है बात, जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है उसके ऊपर चार्ज बताओ। आपको पता है ना कि जिस भी लेंथ की बात करूं उसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, क्लियर। वही चीज तो पढ़ी तुमने, लैम्बडा सिग्मा जो रो है ये क्या बताते हैं, यूनिट के ऊपर बताते हैं ना चार्ज, क्लियर है। तो हमने क्या चीज पढ़ी कि अगर मैं स्मॉल लेंथ इस dx के ऊपर चार्ज पूछूं कितना है, इस एलिमेंट के ऊपर स्मॉल जो हमने कंसीडर किया है, तो चार्ज कितना आ जाएगा, लैम्बडा dx, क्लियर है। जितनी लेंथ इनटू में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सपोज करो ये 5 है और ये लेंथ कितनी हमारी हाफ है, तो उसके से बता सकते हो ना भी 2.5 आ गया, क्लियर है। मैं कह दूं कि लैम्बडा की वैल्यू कितनी 5 और लेंथ कितनी हमने 1 ली है, तो 5 × 1 5 आ गया। तो क्या OC कितना x, चार्ज कितना इस लेंथ के ऊपर, लैम्बडा dx है। ये दूरी कितनी है C से O की, x है। C से लेके P की कितनी है, r है। तो ये क्या 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर हमने माना है पॉइंट, तो उस केस में क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालोगे √r² प्लस में x², हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास। अब हमारा मोटिव है इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब लेंथ स्मॉल, चार्ज स्मॉल, चार्ज स्मॉल तो फील्ड भी कैसी बनाएगा, स्मॉल बनाएगा, कितनी बनाएगा, स्मॉल बनाएगा। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द एलिमेंट, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण बताओ इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल के कारण कितनी बनती है, पता हमें पॉइंट के कारण फील्ड का फॉर्मूला था क्या, 1/4πε0, ठीक। स्मॉल चार्ज है कितना इसके ऊपर, dq मान सकते हो, और dq है किसके बराबर, लैम्बडा dx के बराबर है। जो स्मॉल चार्ज है भाई यहाँ क्या होता था, चार्ज बाई में r², क्लियर है। तो r है क्या हमारा q बाई में r², q बाई में r², q मतलब चार्ज, और चार्ज है कितना, स्मॉल चार्ज, और चार्ज है कितना यहाँ पे, लैम्बडा dx। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, q की जगह हमने क्या लिख दिया, जो चार्ज आएगा ये dq, dx लेंथ के ऊपर चार्ज भी कितना है, स्मॉल dq है, और dq है किसके बराबर, dq किसके बराबर, हमारा लैम्बडा dx बाय में r², r का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, o से लेके p का स्क्वायर, क्लियर। अब उसके बाद देखो हमें पता है कैसी है, d ही है, ठीक है, स्मॉल फील्ड है क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लिए, तो फील्ड भी कैसी है, स्मॉल है। d = लैम्बडा dx बाय में 4πε0 OP का स्क्वायर, OP किसके बराबर है, √r² प्लस में x²। अब OP नहीं, हमें तो OP का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, r² प्लस में x², क्लियर है बेटा इतना फंडा। अब देखो आगे हमारे पास क्या आ गया, ये चीज आ गई, हमारे पास क्या आ गई, स्मॉल फील्ड आ गई, ये इस डायरेक्शन में, PD डायरेक्शन में आ गई फील्ड। अब PD आपको दिखने लग रही है क्या है, इंक्लाइंड है, क्या है, इंक्लाइंड। अच्छा सबसे पहले क्या देखोगे, OPC के एंगल कितना फॉर्म होने लग रहा है यहाँ पे, थीटा, कितना एंगल फॉर्म होने लग रहा है, OPC कितना एंगल है, थीटा। तो उस केस में हमारे पास ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड चीज के कितने कंपोनेंट बनेंगे, तो आप क्या बोले, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे इंक्लाइंड के 2 कंपोनेंट बनेंगे, क्लियर है। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, वर्टिकल ऑपोजिट, तो कितना होगा, ये थीटा होगा। ये हमारे पास क्या है, DE है, ये हमारे पास क्या है, DE के कितने कंपोनेंट बन गए, 2 कंपोनेंट। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, DE cos थीटा, एंड दिस वन इज DE sin थीटा। ये चीजें हम काफी बार पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो ये DE के 2 कंपोनेंट, DE cos थीटा एंड DE sin थीटा। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं ऐसा ही एक कंपोनेंट इतनी ही x दूरी के ऊपर यहां मान लूं, कहां मान लिया हमने, यहां मान लिया, क्लियर है बात, हाफ सेंटर में हमने मान रखा है P पॉइंट, इतनी x डिस्टेंस पे ही हमने dx एलिमेंट यहां मान लेता मैं, क्लियर है बात। उससे फील्ड बताना कैसी बनेगी, तो आप क्या बताओगे, इस डायरेक्शन में बनेगी इंक्लाइंड। एंगल कैसे होंगे, सेम, लेंथ कैसी होंगी, सारी की सारी सेम होंगी। इस इंक्लाइंड के भी कितने कंपोनेंट बनेंगे, इसके भी कितने कंपोनेंट बनेंगे, इंक्लाइंड इस एलिमेंट के कारण, जैसे यहां एलिमेंट था ऐसे दूसरे हाफ के अंदर हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया, क्लियर है। सेम डिस्टेंस के ऊपर सारी मेजरमेंट कैसी है, सेम है। तो उस केस में फील्ड पॉजिटिव को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। जैसे यहां फील्ड थी वैसे इसके कारण क्या बन जाएगी, इस डायरेक्शन में, इसके कारण इस डायरेक्शन में, और इस एलिमेंट के कारण इस डायरेक्शन में फील्ड बनेगी। थीटा वगैरह सारी चीजें सेम। उस केस में इसके भी कितने कंपोनेंट बनेंगे, 2। ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा,
थीटा के साथ वाला कौन सा बन गया कोस, और ये कौन सा बनेगा साइन। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँ कि साइन के साथ साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मींस इसके कारण भी हमें कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कोस कंपोनेंट। आपको ध्यान है जब मैंने रिंग का केस बताया था तो क्या बताया था कि रिंग के अंदर इस लेंथ के डायमीट्रिक ऑपोजिट क्या मिलेगा, ये कंपोनेंट मिलेगा। वहां भी साइन कैंसिल हो गए थे, रिजल्टेंट किसके कारण मिला था, कोस के कारण मिला था। यहां भी वही केस है कि इस लेंथ के भी दो पार्ट कर दो, एक पार्ट यहां बनेगा छोटा सा, एक पार्ट यहां बनेगा। तो क्या करेंगे, इनके साइन वाले कंपोनेंट तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। रिजल्ट हमें सिर्फ और सिर्फ किसके कारण मिलेगा, कोस के कारण मिलेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में अब हमें पता है फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है। अब रिजल्टेंट किसके कारण मिलेगा, रिजल्टेंट जो इफेक्टिव फील्ड है, साइन वाली तो क्या आ जाएगी कैंसिल, तो इफेक्टिव कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ कोस वाली। कौन सी होगी, सिर्फ कोस। इफेक्टिव कंपोनेंट डीई डैश, हमें पता ये क्या है डीई, हमें क्या निकालना है इफेक्टिव कंपोनेंट। इफेक्टिव कौन सा था, सिर्फ कोस वाला, साइन वाले तो क्या हो गए थे कैंसिल। तो इफेक्टिव कंपोनेंट हमने क्या बोला, डीई डैश। डीई डैश किसके बराबर है, डीई कोस थीटा। डीई का कौन सा कंपोनेंट, कोस कंपोनेंट। साइन वाला तो क्या हो गया कैंसिल, तो इफेक्टिव कौन सा है, सिर्फ कोस वाला कंपोनेंट है। तो हमारे पास क्या आ गया, डीई डैश बराबर डीई, डी का कौन सा कंपोनेंट, कोस कंपोनेंट। डीई की वैल्यू ये रही बेटा, वैल्यू पुट कर दो वहां पे। डीई की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी, लैम्डा dx 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इनटू में cos थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई, इफेक्टिव फील्ड आ गई। क्लियर है, स्मॉल कंपोनेंट के कारण ये फील्ड आ गई हमारे पास। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, क्या चीज कि ट्रायंगल ओपीसी, ट्रायंगल ओपीसी के अंदर आपको किसकी वैल्यू निकालनी, टेंजेंट थीटा की। ओपीसी में टेंजेंट थीटा निकालो तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस, x बाय में r, x बाय में r इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और अगर मैं कहूं x किसके बराबर, तो आप क्या बोलोगे, r टेंजेंट थीटा। तो ट्रायंगल ओबीसी में x किसके बराबर आ गया, r टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया। क्लियर है बेटा, ठीक है, किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू r टेंजेंट थीटा। क्लियर है। अब देखो बेटा ध्यान से इस फॉर्मूले के देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन जिसको नाम दिया मैंने, इसके अंदर हमारे पास क्या आया है, dx आया है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, r स्क्वायर x स्क्वायर। कितने सारे वेरिएबल हो गए, हमारा मोटिव क्या है, वेरिएबल की वैल्यू को कम करना है हमें। अब देखो ध्यान से कि x किसके बराबर आ गया, r टेंजेंट थीटा। इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या कर दोगे, इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, x का क्या बन जाएगा, dx। r तो कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट। r टेंजेंट थीटा का करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, d थीटा। ये बात समझ आ रही है, हमने क्या कर दिया, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, r सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। ये dx हमने ऊपर पुट करना, ध्यान रखना इसलिए निकाला हमने। क्लियर है, ये dx हमें कहां पुट करना है, यहां पुट करना है, ठीक है। अब dx निकाल लिया। अब उसके बाद देखो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये ना हमारा, एक तो देखो ये इसकी वैल्यू और एक इसकी वैल्यू, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, r स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर। ऊपर वाली इक्वेशन में आना जरा, x स्क्वायर करोगे तो इसका क्या बन जाएगा, भाई ये क्या है हमारा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। r स्क्वायर ठीक है, x स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड। x स्क्वायर क्या बन जाएगा, r स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर, और हमारे पास क्या जाएगा यहाँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, हमारे पास क्या जाएगा, r स्क्वायर ये रहा, और x स्क्वायर की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, r स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहां से r स्क्वायर टेंजेंट थीटा है, तो उस केस में r स्क्वायर कॉमन ले लिया, r स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन। यहां क्या आ गया, इन दोनों में से जब r स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन गया 1, प्लस में यहां r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, r स्क्वायर एज इट इज और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, r स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। मेरा कहने का मतलब है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू एक तो हमने dx की और एक इसकी, ये वैल्यू किसमें पुट कर दे, फर्स्ट इक्वेशन में। क्या बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, de डैश इज इक्वल टू लैम्बडा dx की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे, r सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, r सीकेंट स्क्वायर थीटा, लैम्बडा dx की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, r सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है।
डी थीटा, ये हो गया हमारी dx की वैल्यू, बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, r स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद क्या गया हमारा cos थीटा इनटू में cos थीटा, इनटू में cos थीटा। अब देखो बेटा ध्यान से, अब क्या करोगे कि लैम्बडा डी डैश किसके बराबर आ गया, यहां देखो कैंसिल क्या होने लग रहा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, लैम्बडा बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां क्या बच गया हमारा cos थीटा डी थीटा। क्लियर है, हमने किसकी वैल्यू निकाली, डी डैश, डी डैश मतलब इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, इफेक्टिव कंपोनेंट। क्लियर है, अब बेटा इतना हमारा आ गया, हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी, हमारे पास डी डैश जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्या हमें सिर्फ डी डैश स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर, क्या सिर्फ इस लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नहीं, हमें तो पूरी लाइन के कारण निकालनी है। किसके कारण निकालनी है, पूरी लाइन के कारण। अभी हमने जो डी डैश निकाली है इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसके कारण निकाली है, हमें तो पूरी लाइन के कारण निकालनी है। अब पूरी लाइन के कारण निकालनी है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दो, कैलकुलस का यूज करो, साइन हो या कोस हो, इसकी वैल्यू कहां से कहां वैरी करती है, -90 से +90 तक, पता है ना, -1 से +1 तक साइन कोस की वैल्यू। तो यहां इंटीग्रेशन जब हम करेंगे डी का क्या बन जाएगा, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन करते क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा कंप्लीट। अब इसका इंटीग्रेशन करो बेटा, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लें, स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल रहा हूं, लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो क्या है कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन अंदर कहां से कहां तक, -90 से +90 cos थीटा डी थीटा। क्लियर है बात, हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, ठीक है, किसका आ जाएगा, cos थीटा का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, किसके बराबर आ जाएगी, लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब cos थीटा का क्या होता है, sin थीटा, cos का होता क्या है, sin थीटा, लिमिट -90 प्लस का 90। क्लियर है, sin 90 कितना जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे क्या जाएगा, लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसको करो अपर लिमिट कितनी बन जाएगी, sin 90 1 माइनस sin -90 कितना है, ये sin 90 है, माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस का। ये बात समझ आ रही है भाई, sin 90 एक ऐसा नेगेटिव है, sin माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस sin थीटा के, sin माइनस थीटा sin -90 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस sin 90 के, माइनस sin 90 माइनस माइनस प्लस sin 90 1 और 1 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास फाइनली कितनी आ जाएगी बेटा, यहां कितना बन जाएगा, लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है बात, ये हमारे पास क्या आ गई, इस पॉइंट के कारण, इस पूरी लाइन के कारण, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, किसके कारण, पूरी लाइन के कारण। इंटीग्रेशन ध्यान रखना कहां से कहां करना है, cos और sin की वैल्यू -90 से +90, इस साइड और इस साइड, +90 और -90, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इतना बता दूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड बन गया ये। अब जब हम गोस पढ़ेंगे ना सी पार्ट के अंदर, आप देखना ये 3 लाइन के अंदर निकल जाएगा। गोस थ्योरम क्यों बनाई थी, गोस ने सिंपल कर दिए सारे कंसेप्ट, कैसे करें वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये बेटा हमारी प्रॉब्लम थी कौन सी, 30th टाइम देख लो। क्लियर है, मैं कर रहा हूं इसको रब। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी। ये बेटा डाउट मत रखना। अच्छा, कल कई बच्चों ने प्रॉब्लम पूछ रखी थी, उसके अंदर गोस का यूज कर रखा है बेटा। अभी जिन बच्चों ने कर रखी है गोस ट्यूशन वगैरह या कैसे भी स्कूल के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज अभी हमारा गोस का कंसेप्ट नहीं हुआ, तो मैं इन क्वेश्चन को बाद में कंसीडर करूंगा जब हमारी गोस थ्योरम हो जाएगी। क्लियर है, जैसे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले मैं उनको कंसीडर कर लूं। क्वेश्चन नंबर था हमारा 27th। कौन सा क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम, 27 और उसके बाद करेंगे 34th। मेरे हिसाब से पहले 34th कर लेते हैं, इसमें छोटा सा डाउट था। 34th किससे रिलेटेड है बेटा, 33 से ही रिलेटेड है। यहां जो क्वेश्चन कह रखा है ना,
उसके अंदर क्या कह रखा है कि हमने y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू कितनी आ गई, QEL² बाय में 2mVx का स्क्वायर। अब 34 क्वेश्चन के अंदर ये चीज बोल रखी है, इसके अंदर सपोज द पार्टिकल, एक पार्टिकल फील्ड के अंदर जाने लग रहा था, तो हमने क्या निकाला था, y की वैल्यू, उसका वर्टिकल डिस्टेंस निकाला था, उसका फॉर्मूला ये आ गया था। अब उसने बोला यही चीज ना आपको अप्लाई करनी है। 34th क्वेश्चन में क्या बोला कि जो हमारा 33 का रिजल्ट आया है ना, वो किसके ऊपर अप्लाई करो, 34th क्वेश्चन के ऊपर। आपके सेंड कर रखे हैं मैंने सारे के सारे पेजेस, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना आप। 34 किसके ऊपर करना, हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर करनी है यही चीज। हमने क्या सबसे पहले क्या कंसीडर करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और मैंने जो साइन ली है, मैंने जो साइन कंसीडर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग फील्ड कहां से कहां जाएगी, कहां से कहां जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव डाउनवर्ड। अगर मैं नीचे नेगेटिव लेता हूं ऊपर पॉजिटिव, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती, अपवर्ड हो जाती। पर मैंने ऊपर क्या माना है, पॉजिटिव, नीचे क्या माना है, नेगेटिव। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये पूछा है कि दो प्लेट दे रखी हैं, क्या दे रखी है, प्लेट, इनकी लेंथ कितनी है, L, लेंथ कितनी है, L है। एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन 34th में क्या बोला है, ये चीज किस पे अप्लाई करनी है, इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करनी है। एक इलेक्ट्रॉन आया और कहा इसके मिड में, जैसे ये लेंथ कितनी दे रखी है, d की, ये लेंथ पूरी की पूरी क्या हमारी, d, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन वो कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये दो प्लेट दे रखे हैं जिनकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है, इनके बीच में क्या सेटअप है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। क्लियर है। अब उसने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन इसके मिड सेंटर मारेगा। मिड सेंटर मारने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कहां करेगा, मेरे को ये बात बताओ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ भागेगा, वो पॉजिटिव की तरफ। Vx वेलोसिटी से मूव कर रहा था, Vx वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आया, मूव करता हुआ कहां, मिड में। क्लियर है बात। और जैसे ही फील्ड के अंदर एंटर मारेगा, आपको क्या पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भाग जाएगा। किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। मेरा कहने का एक मतलब और भी है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन भागा पॉजिटिव की तरफ। क्लियर है, ये होगी इलेक्ट्रॉन का पाथ जो उसने फॉलो किया। तो इलेक्ट्रॉन ने कितनी दूरी ट्रेवल की है, कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप क्या बोलोगे, ये कंप्लीट कितना था, d। इलेक्ट्रॉन एंटर कहां से किया, मिड से, तो ये डिस्टेंस कितना जाएगा, d/2। कहने का मतलब ये दूरी थी कितनी, 0.5। तो इलेक्ट्रॉन जब मिड से एंटर मारेगा तो इसका हाफ कर देना, 0.5 डिवाइडेड बाय में 2। क्लियर है बात। जब हम करेंगे ना y की वैल्यू, तो y किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे d/2। वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इलेक्ट्रॉन ने, तो आप क्या बोलोगे, d/2 है। क्लियर है, क्योंकि मिड सेंटर मारा है, मिड सेंटर मारा है, तो ये दूरी है कितनी, d/2 है। अब उसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर जाके स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन कितनी दूर जाके स्ट्राइक करेगा, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। L की वैल्यू निकालो इस फॉर्मूले से। L की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, L इज इक्वल टू, ये ऊपर चले जाएंगे सारे के सारे, 2m y vx का स्क्वायर बाय में QE, ये किसकी वैल्यू आ गई, L स्क्वायर की आ गई। अगर मैं कहूं कि L की निकालनी है, तो इस साइड क्या कर दोगे, पूरी का रूट कर दोगे। जब पूरे का रूट करोगे तो v स्क्वायर है ना, तो ये वाली वैल्यू तो कहां जाएगी, बाहर आ जाएगी, सिर्फ क्या बन जाएगा, vx बन जाएगा। क्लियर है बात। हमें क्या है, बस L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन के अंदर देखो, आपको सारी की सारी वैल्यू क्या है बेटा, गिवन है। क्या, कौन सी वैल्यू गिवन है, 2। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई कर रखा है इसने, किसके लिए कर रखा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अच्छा, y किसके बराबर है, ध्यान से देखना, ये वर्टिकल डिस्टेंस y की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू d/2। क्लियर है बात। ये होता है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसी फॉर्मूले से आपने निकाल रखा है। y है क्या, वर्टिकल डिस्टेंस, और y है किसके बराबर, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो d/2 का रखा है। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to power minus 31। अच्छा, y किसके बराबर है, y किसके बराबर है, y किसके बराबर है, यहाँ d/2 के बराबर।
क्लियर है बात। अब d की वैल्यू कितनी है 0.5 बाय 2 इंटू 10⁻⁻। अब हमें पता है ये किसके अंदर कन्वर्ट करना, पहले हमें दे रखा वो सेंटीमीटर में, किसमें दे रखा है सेंटीमीटर में, तो किसमें कन्वर्ट कर दिया ये मीटर में। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, ये वैल्यू d की पुट कर लेना। उसके बाद चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 9.1 इंटू 10⁻², और Vx की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 10⁻6। क्लियर है। कैलकुलेशन तो आप कर लेना, मेरा मेन मोटिव तो था जो आपको प्रॉब्लम होगी शायद वो आपको समझ आ गई होगी, क्या कि इलेक्ट्रॉन जब मिड से एंट्री मारेगा ना तो उस केस में वो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेगा, दोनों प्लेट की दूरी कितनी दे रखी है d, तो उस केस में कितनी दूरी ट्रैवल करेगा वो d/2 करेगा। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमने निकाल दी। L की जो वैल्यू आएगी आप पुट कर देना, ठीक है, जितनी वैल्यू आएगी कि इतनी दूर जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा स्ट्राइक करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा, कौन सा क्वेश्चन था ये 34th एनसीईआरटी का, कौन सा था 34th था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। मैं वो करवा रहा हूं बेटा जो इंपॉर्टेंट है, गोजला के अभी मैं नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि जब आपको गोजला समझ आ जाएगा, ये क्लियर है सारा का सारा। अब देखो गोजला जब हमारा थर्ड हो जाएगा ना फिर ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इसलिए और जब हमारा कंसेप्ट हो जाए गोज का उसके बाद हम इसको कर लेंगे, अदरवाइज आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी गोजला के बाद। तो अभी टाइम बचा वीडियो के अंदर, क्योंकि कल से मैं करूंगा अपनी नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट स्टार्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर है जेड डायरेक्शन में। मैं इसको जेड मान रहा हूं भाई, कोई बात नहीं, क्लियर है बात, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कोई दिक्कत नहीं है, जेड डायरेक्शन में। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिन आ गया, जेड एक्सिस लेगी अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रूआउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ना हर जगह सेम नहीं है, क्लियर है बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग रही है चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने लग रही है बेटा चेंज होने लग रही है, बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगी है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अंदर क्या होने लगी है इंक्रीज होने लग रही है एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। सपोज करो ये गैप कितने का है 1 मीटर का है, ये गैप कितने का है 1 मीटर का, तो 1 मीटर के बाद ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 5 6, क्लियर है, ये जेड एक्सिस है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 5 6 7 मीटर। अब उसने क्या बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, क्लियर है बात, ठीक है। क्या मतलब इसका, या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी स्टार्ट हुआ था यहां से 0, 1 मीटर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 10⁵, 2 मीटर के बाद कितनी होगी 2 इंटू 10⁵, 3 मीटर के बाद कितनी होगी प्लस कर दो फिर 3 इंटू 10⁵, 4 मीटर के बाद कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड 4 इंटू 10⁻²। मेरा कहने का मतलब क्या क्वेश्चन में क्या दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होने लग रही है इंक्रीज होने लग रही है। यहां तक कितनी है 10⁵, यहां पे आते कितनी होगी 2 इंटू 10⁵, और आगे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होगी, और आगे गए और स्ट्रॉन्ग, क्लियर है, ये बात समझ आनी चाहिए बेटा आपको। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, क्लियर है बात, जेड डायरेक्शन के अंदर वो इंक्रीज होने लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड at the rate of, ठीक है, what are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to, dipole moment की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻⁻7 कूलम मीटर in the negative z direction। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है नेगेटिव जेड डायरेक्शन, और वैल्यू कितनी दे दी ये दे दी, और साथ में क्या लिखा नेगेटिव जेड डायरेक्शन। यहां आपको फोकस करना, हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो नेट फोर्स निकालना है और दूसरा हमें टॉर्क निकालना है, क्लियर है, एक तो फोर्स निकालना है दूसरा टॉर्क। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताओ मेरे को P, आप क्या लिखते थे -2 प्लस दोनों का सेपरेशन कितना 12, क्लियर है बात आपको। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला याद होगा P = Q × 2L, ये आपको ध्यान होगा। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। असल में उसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, जो डाइपोल मूवमेंट है ना वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, किसमें है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बात क्लियर है सबको। ये हमारी किसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जो डाइपोल रखा है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में रखा है। डाइपोल कहां रखा है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, मतलब
डाइपोल की जो डायरेक्शन है ना, कहां से स्टार्ट होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? इनके बीच में लेंथ कितनी है, L और L, 2L। ये हमारे पास क्या आ गया, डाइपोल। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, डाइपोल रखा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये बात समझ आनी चाहिए बेटा आपको। क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में डाइपोल रखा, उसके नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव का क्या मतलब है, डाइपोल की डायरेक्शन होती क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन हमें पता ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब क्या, हम डाइपोल कहां से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है बात? तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन हो गया हमारा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये किसकी डायरेक्शन है, डाइपोल की, और ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये किसकी डायरेक्शन, डाइपोल की, और ये किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इन दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म होने लग रहा है, सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 180। कितना फॉर्म होने लग रहा है, 180। इतना बताओ, ये चीज समझ आई है? सबसे मेन चीज क्या देखनी है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने लग रही है, कैसे, 10⁵ न्यूटन पर, उसके हिसाब से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ठीक है, डाइपोल रखा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन, अदरवाइज क्या रखते हैं हम, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस केस में हमने क्या किया, इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन कितनी 2। क्लियर है? अब डाइपोल की जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की उससे ऑपोजिट डायरेक्शन। अब दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो गया, एक ऐसे और एक ऐसे, तो एंगल कितना फॉर्म हो गया, 180। अब रट्टा जो आपने मारा था टॉर्क का, टॉर्क और फोर्स निकालना हमें, तो टॉर्क का फॉर्मूला बताना क्या था, PE sin थीटा। क्लियर है? कितना था, PE sin थीटा। PE sin थीटा का क्या मतलब है, टाउ इज इक्वल टू PE। अब थीटा हमने निकाला कितना, दोनों के बीच में 180, तो कितना बढ़ जाएगा, sin 180। sin 180 होता कितना है, 0। sin 180 कितना, 0। इसका मतलब टॉर्क तो कितना आ गया, 0 आ गया। टॉर्क तो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या बेटा, कि ये घूमेगा तो नहीं। टॉर्क 0 का मतलब क्या, घूमेगा तो नहीं। तो हमारा एक पार्ट तो हो गया टॉर्क की वैल्यू, कर दो अभी से। क्लियर है? टॉर्क हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये डाइपोल घूमने से तो रहा, टॉर्क। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब हम किसका कंसेप्ट पढ़ते हैं, समझ आ गया टॉर्क का कंसेप्ट कितना बन रहा है, 180। तो ये हमारे पास आ गया इसका कंसेप्ट, टॉर्क हो गया। क्लियर? अब हमें निकालना है फोर्स कितना लग रहा है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज ध्यान से देखना बेटा, ये आई होप के समझ आ गए होंगे, तो एक बार मैं इनको रफ कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायरेक्शन पता है ना, ऑपोजिट है, क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ दे रखा है उसमें। अब मेरे को एक बात बताना, क्या बात बताओगे, कि इस पॉइंट का नाम दिया हमने A, इस पॉइंट का नाम दिया B। क्लियर है? ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब मेरे को एक बात होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू A पे ज्यादा है या B पे ज्यादा, A पे ज्यादा है या B पे ज्यादा है, खुद सोच के बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां ज्यादा है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ फील्ड 0, यहाँ 10⁵, यहाँ 2 × 10⁵, यहाँ 3 × 10⁵, यहाँ 4 × 10⁵, यहाँ 5 × 10⁵। कहने का मतलब B के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है। B के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, कम है। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब क्या है कि दो चार्ज है हमारे पास, हमने दोनों को किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। डाइपोल दो चार्ज से बना है, दोनों के ऊपर चार्ज तो कैसा है, सेम है। अब नेगेटिव के कारण, नेगेटिव के ऊपर फोर्स बताओ, नेगेटिव के ऊपर फोर्स बताओ। मैं ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा। ये फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारे पास। और हमें पता है नेगेटिव किस में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जब हम एक चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना लगता है, तो आप क्या बताओगे, QE कितना लगता है, QE, Q इंटू E माइनस Q इंटू E। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है। ठीक है, अगला। अब पॉजिटिव भी तो क्या है, हमारे पास चार्ज है, ये भी किसमें रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो यहां भी तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यहां भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये फोर्स हमने निकाला किस पॉइंट के ऊपर, B के ऊपर, और ये निकालेंगे A के ऊपर। पता है ना पॉजिटिव किसकी साइड भागेगा, नेगेटिव फील्ड के अंदर। तो उस केस में A के ऊपर फोर्स बताओ, तो दोबारा आप क्या बोले, Q इंटू EA, Q इंटू EA। बात समझ आई आपको, क्या बोला मैंने, क्या B के ऊपर फोर्स, तो आप क्या बोले, Q इंटू E। और यहां कितना, Q इंटू E। अब हमें पता है कि जो उसने शुरू में क्वेश्चन में बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होने लग रही है, चेंज होने लग रही है। उसकी वैल्यू क्या होने लग रही है,
चेंज। तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड स्ट्रॉन्ग, तो फोर्स की वैल्यू भी कैसी, ज्यादा। इसके ऊपर फील्ड कैसी है, वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वीक, तो फोर्स भी कैसा हो गया, ए के ऊपर कम हो गया। यहां फोर्स 10 न्यूटन और यहां कितना हो गया, 7 न्यूटन। ये बात समझ आ रही है कि यहां फील्ड स्ट्रॉन्ग तो फोर्स भी कैसा है, क्यों तो दोनों के ऊपर कैसा है, सेम ही है। यहां फील्ड स्ट्रॉन्ग तो फोर्स भी स्ट्रॉन्ग, और यहां फील्ड की वैल्यू कैसी है, कम, वीक है, तो फोर्स भी कैसा आ गया, वीक। सपोज करो यहां 10 न्यूटन और यहां 3 न्यूटन, अब खुद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहां 10, यहां 7, यहां 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहां 7 लगने लग रहा है, तो उस केस में रिजल्टेंट बताना किस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, रिजल्टेंट 3 न्यूटन हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा। रिजल्टेंट 3 न्यूटन मिलेगा ऑपोजिट टू जेड डायरेक्शन। रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 3 न्यूटन फोर्स मिलेगा ऑपोजिट टू जेड डायरेक्शन। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, ये कांसेप्ट समझ आ गया तो बस हो गया क्वेश्चन। अब हमें निकालना है फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला आप बोले कि नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव की डायरेक्शन, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बता रखी है। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स किसके ऊपर ज्यादा है, बी के ऊपर, फोर्स एट बी माइनस फोर्स किसके ऊपर, ए के ऊपर, या हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। अब उसके बाद फोर्स किसके बराबर आ गया, बी के ऊपर कितना है, तो आप क्या बोले, क्यू ई बी। ए के ऊपर कितना हमारे पास, क्यू ई ए, नेगेटिव में इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने लग रहे हैं। अब उसके बाद क्या आ गया, नेट फोर्स किसके बराबर आ गया, क्यू कॉमन ले ले भाई, क्यू तो दोनों के ऊपर चार्ज तो कैसा है, सेम है, फील्ड ही तो दोनों पॉइंट के ऊपर अलग अलग है, क्लियर है। क्या आ गया, ईबी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, क्लियर है बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया। अब ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, EB माइनस EA, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन B से A तक कितना होने लग रहा है, B से लेके A तक कितना होने लग रहा है, तो आप बोले कि 1 मीटर के ऊपर कितना हो रहा है, 10⁵, 1 मीटर के ऊपर कितना होने लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, 10⁵, क्योंकि अगली के ऊपर दोबारा कितना आ जाएगा, 10⁵, और इंक्रीज होगी कितना बढ़ गया, 2 × 10⁵। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, हमें पता है कि 1 मीटर लेंथ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कितना है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम, क्लियर है। अब जो डाइपोल होता है इसकी लेंथ होती कितनी है, 12, ये तो मैंने मान रखे खाली, लेंथ होती कितनी है, 12 होती है, तो 12 लेंथ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ कितना वेरिएशन होगा, 12 भाई लेंथ डाइपोल की है कितनी, 12 है, 12 लेंथ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कितना होगा, तो आप क्या बोले, 12 इंटू 10⁵। हमें पता है कि 1 मीटर के अकॉर्डिंग कितनी होती है चेंज, 10⁵ होने लग रही है, तो 12 लेंथ के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 10⁵ हो जाएगी। ये बात समझ आती है, सबसे मेन बात है बेटा, ध्यान रखना कि ए कितना वेरिएशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके अकॉर्डिंग, डाइपोल की बात करें, डाइपोल की लेंथ कितनी, 12। तो ये हम क्या कर देंगे, अब हमें मेन चीज पता लगी क्या, कि क्यू और यहां डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कितना है पूरे डाइपोल के अलोंग, तो आप क्या बोले, 12 इंटू 10⁵। ये बात समझ आती है कि हमें पता लगे फील्ड का वेरिएशन कितना, 12 इंटू 10⁵। अब मेरे को एक बात बताओ, Q इंटू 12 होता क्या है, P, Q इंटू 12 होता क्या हमारे पास, P। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ऊपर करने लग रहा हूं। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, जो नेट फोर्स था Q इंटू 12 को हम कह सकते हैं P इंटू 10⁵। हम क्या लिखेंगे इसको, Q इंटू 12 को हमने क्या लिख दिया, P इंटू 10⁵। तो हमारे पास नेट फोर्स किसके बराबर आ गया, P इंटू 10⁵। P की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10⁻⁷, क्लियर है, कूलम मीटर, तो P की वैल्यू 10⁻⁷ इंटू कितना आ गया, 10⁵। तो नेट फोर्स हमारे पास कितना आ गया, 10⁻⁻² न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻² न्यूटन। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, या आप नेगेटिव लगाना चाहो तो लगा देना, क्योंकि हमने शुरू में नेगेटिव कंसीडर नहीं किया था ना। नेगेटिव का क्या मतलब है, जो फील्ड की डायरेक्शन है ना, फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फोर्स उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हमारा कंसेप्ट बेटा किसका आ गया, ये हमारा इसका आ गया। समझाती है बात, आपको समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग रही है, चेंज होने लग रही है, लेंथ के अकॉर्डिंग, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो उस केस में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे।
आई होप बेटा दोबारा देख लेना इसको, ठीक है। वीडियो की लेंथ होगी कंप्लीट। अच्छा एक चीज और है, एक गुड़िया का क्वेश्चन था क्वार्क का, बेटा मैं आपको वैसे ही बता दूंगा कि क्वार्क ना, ये क्वेश्चन हमारे ना तो पूछे जाते, फिर भी हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है किससे मिलकर बने होते हैं, 3 क्वार्क से। क्वार्क भी 2 टाइप के होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क में कितना चार्ज होता है, 2/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। डाउन क्वार्क के ऊपर कितना होता है, -1/3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। क्लियर है। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। फिर भी अगर ना समझ आए तो दोबारा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बस एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो फिर कंप्रेस करने में दिक्कत होती है बेटा, ज्यादा लेंथ हो जाता है। क्लियर है। तो ये हमारी आपकी जो बेटा प्रॉब्लम थी, और जो क्वेश्चन रह गए ना आपके, गोल्स लॉ दे रखा है जिसके अंदर चार्ज के बारे में बता रखा है, वो हम करेंगे जब हमारा सी पार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में उनको करवा दूंगा मैं। क्लियर है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का कंसेप्ट खत्म हो गया बेटा, फर्स्ट 2 पार्ट का। और आपको अच्छे से करना है, मैं टेस्ट भी लूंगा, टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन डालूंगा, आप खुद पता लग जाएगा आपको कि कैसे आपने किस लेवल के ऊपर आपको। क्लियर है। मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, आप ना उससे पहले क्या करोगे, अपनी फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट का रट्टा मार लेना, अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेना, फिर आप देखना 10 क्वेश्चनों में से आप कितने लगा सकते हो। क्लियर है। ऑल द बेस्ट, अच्छा पढ़ना, बाय।